सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के जो आपके पाठ्यक्रम में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पे अपन लगातार सेशन है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, एक लेटेस्ट न्यूज भी निकल के आई है कि जो आपकी आरपीएससी है उन्होंने जिन छात्रों ने जिन विद्यार्थियों ने आवेदन फॉर्म भरने में त्रुटि कर दी थी उनको भी अंतिम मौका देते हुए 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक फॉर्म में संशोधन करने का मौका दिया है। अब इस बात से एक बात थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, जो ये है कि जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का जो पहला सप्ताह है जिसमें आपकी एग्जाम संभावित है, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो एग्जाम है वो एक्यूरेट समय पर हो जाएगी। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था स्पष्ट, कि भाई जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 60 दिन पहले आपको संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब है जब संशोधन करने का आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से आपकी एग्जाम है वो स्थायी समय पर होने वाली है। और मैं आपको एक विशेष बता दूं कि कॉमर्स में जो आपकी 340 पोस्टों के लिए ये चर्चाएं हो रही है, 340 पोस्ट के लिए, है ना। तो अपने लिए ये मान सकते हैं कि कॉमर्स में 340 पोस्ट है वो कम नहीं होती है साथियों, क्योंकि 2013 के अलावा इतनी ज्यादा पोस्ट है वो कभी नहीं आई। 2013 में 621 पोस्ट थी, उसके बाद तो कभी 119 थी, कभी 250 पोस्ट थी, यानी 300 से कम ही थी। लेकिन ये 340 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है और जिसमें 27,000 फॉर्म है, यानी आप सही तरीके से तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो इस एग्जाम में हो सकता है। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो भी गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जरूर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। हम आपको लगातार कॉमर्स से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह होती है, आपका पाठ्यक्रम होता है, वो सारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाते हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार के सदस्य बन जाएं, और साथ में जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन कर दें, क्योंकि रेशियो एनालिसिस का ये 9 नंबर सेशन अपना होने वाला है। इससे पहले अपन के 8 सेशन तो रेशियो से रिलेटेड हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे सेशन है वो आपकी 11वीं 12वीं की अकाउंटेंसी से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा उन सब से मैं बता दूं कि भाई हमने यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वहां पर भी जाकर आप तमाम वो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल लेक्चरर के नाम से जाएं और देखें सारे के सारे सेशन जिनमें आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे रेशियो एनालिसिस के और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे। देखो, ये आता है रेशियो एनालिसिस का अगला स्टेप, विनियोग विश्लेषण अनुपात। इससे पहले अपन ने आपने देखा वो तरलता अनुपात के पार्ट पढ़ लिए, जिसमें आपका चालू अनुपात था, तरलता अनुपात था, है ना। इसके बाद अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ लिए, है ना। इसके बाद अपने एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिए, है ना। और अब अपन पूछे हैं यहाँ पर विनियोग विश्लेषण अनुपात, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, विनियोग विश्लेषण अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, ये अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले होता है आपका प्रति अंश अर्जन। प्रति अंश अर्जन यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, है ना। अर्निंग पर शेयर है वो क्या दर्शाता है उसकी जानकारी आज के सेशन में शेयर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि प्रति अंश अर्जन है की गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना उनके लिए जो उपलब्ध लाभ होता है ना उनमें समता अंशों की भाग देकर ज्ञात की जाती है ना। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई आपका ईपीएस होगा क्या, तो ईपीएस जो अपने पास उपलब्ध लाभ है ना उनमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देकर अपन अर्निंग पर शेयर ज्ञात करते हैं। क्योंकि अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या, अर्निंग से पता चल गया कि एक शेयर पर अपन कितनी राशि अर्जित कर रहे हैं, और अर्जित करने का जो रेशियो है वो हाई होगा, इसका मतलब है संस्था को फायदा हो रहा है, और अगर लो है तो इसका मतलब अर्निंग ज्यादा नहीं है ना, ये मान सकते। ठीक है, तो ये आपका अर्निंग पर शेयर है, ये एक वित्तीय अनुपात माना जाता है जो ये बताता है
कि प्रत्येक समता अंश पर कितनी आय अर्जित की गई है। ये क्या बताता है कि भाई प्रत्येक समता अंश पर आपने कितनी आय अर्जित की है। ठीक है, तो इसलिए भी अपना जानना जरूरी है कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है। ठीक है, लेखा मानक जो 20 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है के अनुसार समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों की गणना करते समय पूर्वाधिकार अंशों का जो लाभांश है वो इसमें से लेस किया जाता है। अपने जो प्रेफरेंस शेयर है उनका जो अपन डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उनके आगे रेट लगी होती है जैसे 8%, 9%, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन जितने भी जो अपने पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर है उनको इतना प्रतिशत है वो लाभांश दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, और उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन है वो हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि लेखा मानक 20 ये कहता है जो आपके पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से अपने को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये घटाने के बाद ही अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे। ओके, यहां तक क्लियर सारी बात। बढ़े आगे, आगे देखो ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन ध्यान में रख सकते हैं कि भाई अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है ईपीएस, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बहुत सारी एग्जाम है, चाहे आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो, स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो, ईएमआरएस की एग्जाम हो, केवीएस की एग्जाम हो, नवोदय विद्यालय की एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हो, उन तमाम एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने को क्या करना है कि इनसे रिलेटेड अपने को किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अपने को कोई त्रुटि नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो, है ना। जो अपन 1 मिनट का क्राइटेरिया मानते हैं कि भाई 1 मिनट में अपने को प्रश्न का आंसर देना होता है, उस आधार पर इनका क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा बन सकता है और इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये फॉर्मूला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो इस अनुपात का महत्व क्या है तो यह भी जानना जरूरी है। यह अनुपात समताधारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, समताधारी होते हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। यह अनुपात समतांशों के बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है, समतांशों का जो मार्केट प्राइस होती है ना उसको भी प्रभावित करता है ना। इसके आधार पर ही एक संस्था की अर्जन की कैपेसिटी है उसके बारे में पता चलता है। देखो आगे क्या, प्रति अंश अर्जन का अनुपात जितना ऊंचा होगा, देखो यहाँ पे बात आगे, जितना ऊंचा होगा कंपनी को उतना ही अधिक मूल्य है वो मिलेगा, उतना ही लाभ होगा। यानी अर्निंग का मतलब सीधा सा हो गया कि भाई आप कितनी राशि पर शेयर अर्जित कर रहे हो, तो ज्यादा होगी तो इसका मतलब बेनिफिट है, और कम होगी इसका मतलब आपको लो है, या उतना ज्यादा आपका इफेक्टिव काम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है साथियों। तो देखो ये आपका ईपीएस वाला जो फॉर्मूला है, ईपीएस वाला जो तरीका है वो बहुत ही खास है ना। आप चाहे पीछे के पेपर उठा के देख लेना, अनसॉल्व पेपर देख लेना, उनमें ऐसे क्वेश्चन है जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो पॉइंट है उनको बिल्कुल भी अपने को स्किप नहीं करना, पूरा सेशन है वो देखना ताकि हर चीज है वो हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखिए। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझ लेते हैं कि निम्न सूचनाओं से प्रति अंश अर्जन ईपीएस की गणना करनी है। प्रति अंश अर्जन यानी ईपीएस की गणना करनी है, जिसका अपने को डिटेल दे रखी है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच, टोटल 1 लाख, आपका जनरल रिजर्व है 1.5 लाख, नेट प्रॉफिट है 3 लाख, प्रॉफिट टैक्स है आपका 30%, है ना। तो इसमें अपने को ईपीएस की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये इसका फॉर्मूला अभी अपन ने सीखा है, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर
डिविडेंड बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, अभी लिखा है ना। ये फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो सोच रहा हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, तो एक तो इसको आफ्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दे रखे, तो वो इक्विटी शेयर अपने को कैलकुलेट करने पड़ेगी कि भाई इक्विटी शेयर कहां है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट्स में देखते हैं कि भाई ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अपने पास है नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा कितना, 3 लाख। या तो इसकी कैलकुलेशन अपने को अलग करनी है या ऐसे कर सकते हैं, है ना। 3 लाख माइनस, एक तो आफ्टर करना तो एक तो टैक्स घटाना पड़ेगा, तो है ना कितना है 30%, है ना। टैक्स कितना है 30%, तो 3 लाख का 30%, है ना, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देखो, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1 लाख है और उसका 10% है ना। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, है ना, बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले हैं, 5 लाख के पेड अप है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 5 लाख, और उसमें 10 का भाग दें क्योंकि एक शेयर का मूल्य कितना है 10, तो कितने हो गए 50,000 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे लिख देंगे 50,000। ठीक है, ईपीएस ये तो अपने पास 3 लाख हो ही जाएगी, माइनस ये 3 लाख का 30%, 3 लाख का 30% यानी 90,000, माइनस ये 1 लाख का 10% यानी 10,000, ये आ जाएंगे आपके 50,000। ठीक है, अब आ जाएगा आपका ईपीएस 3 लाख में से 90 और 10 यानी 1 लाख घटा देंगे तो 2 लाख, और 2 लाख नीचे आ जाएगा 50,000, तो आपका ईपीएस कितना आ गया, 2 लाख में 50,000 का भाग देंगे तो 4, है ना, क्योंकि 3 बिंदु ये 4 बिंदु, और 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 आपका ईपीएस हो जाता है। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया आपका 4 रुपए हो गया। ठीक है, आई बात समझ में कि भाई अर्निंग पर शेयर अपने को कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर अपने को बिफोर टैक्स दे रखा है तो उसको अपन आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करेंगे, और अगर आफ्टर दे रखा है तो डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो लेस कर देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दे रखा है तो अपने पास आफ्टर टैक्स होगा, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल के माध्यम से अपन ने ईपीएस की कैलकुलेशन कर ली है कि भाई इस तरीके से अपन ईपीएस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो दूसरा इसका आता है कि प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर, है ना, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, इसको बोलते हैं डीपीएस, है ना। ये क्या बताता है, प्रति अंश लाभांश, प्रति अंश लाभांश आय का वह भाग है जो समता अंशधारियों में वितरित लाभांश की कुल राशि में से समता अंशों की संख्या का भाग देने पर आती है। क्या होता है ना, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर की जो राशि होगी उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देकर अपने डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रति अंश अर्जन से यह ज्ञात होता है कि समता अंशधारी कितना लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है या कितना प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका बताता है। तो अपने को ध्यान रखना कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनमें अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देना है, जिसका फॉर्मूला अपने सामने ये है कि डिविडेंड पर शेयर
यानी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या हो जाएगा? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके है। डिविडेंड पर शेयर में इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात, डिविडेंड पेड हो गया, ओके सारी बात। बढ़े आगे, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। अगर डीपीएस अपने को ज्ञात करना है तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका फॉर्मूला होगा। तीसरा पूछा जाता है इसमें लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, यह अनुपात समतांशधारियों में वितरित किए गए प्रति अंश लाभांश का संबंध प्रति अंश अर्जन के साथ स्थापित करता है। क्या है? ये जो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो समतांशधारियों में वितरित किए गए प्रति अंश लाभांश का संबंध है, वो प्रति अंश अर्जन के साथ स्थापित करता है ना? प्रति अंश अर्जन के साथ स्थापित करता है। यह बताता है कि समतांशधारियों से संबंधित अर्जनों का कितना भाग उन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया गया है ना? ये क्या बताएगा कि आपने जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनमें कितना आपने लाभांश के रूप में वितरित किया है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि डिविडेंड यानी डीपीएस बटे ईपीएस मल्टीप्लाई 100, है ना? डिविडेंड पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई 100, यानी ये अनुपात है वो आपका प्रतिशत में आता है ना? इससे पहले जो आया था वो आप दोनों आपको पर शेयर के रूप में आ रहा था, ये आपका प्रतिशत में आता है कि भाई कितना प्रतिशत आप अपनी अर्निंग पर लाभांश दे रहे हो, कितना प्रतिशत जो आप अर्जित कर रहे हो ना उसमें कितना प्रतिशत आप लाभांश कंपनी अपने अंशधारियों को वितरित कर रही है। तो ये उसके मध्य है, वो संबंध को स्थापित करता है और ये बताता है। ठीक है, हो गई। बढ़े आगे, एक आता आपका प्रति अंश पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पर शेयर, है ना? इसको ज्ञात करने का बुक वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या थे आपके इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या आते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। सिंपल सिंपल बात है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल है। इसको अगर सही तरीके से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सही होंगे, और आगे भी आप किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में जब ज्वाइन करोगे, स्कूल में ज्वाइन करोगे, तो वहां पर भी ये पढ़ाओगे तो आराम से आप पढ़ा पाओगे, क्योंकि आपने समझ लिए। देखो, समता अंशधारक है ना, निधि से अभिप्राय है, जिसको अभी मैं बता रहा था आपको, जो है ना शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड से अभिप्राय के अंशधारक निधि, जिसमें अधिमानी अंश पूंजी का यह अनुपात समता अंशधारकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे अंशधारकों को अपनी धारकता का बोध होता है। साथ ही अनुपात बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मार्केट प्राइस को भी यह प्रभावित करता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड है वो आपकी इक्विटी शेयर जो है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके दृष्टिकोण की दर्शाता है और बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की बात आती है तो उसमें सिर्फ अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस को ही इंक्लूड करना होता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई अर्निंग पर शेयर अपने को कैलकुलेट करना है, डिविडेंड पर शेयर अपने को कैलकुलेट करना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। इसमें अपने को क्या दे रखा है? 10% है, 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए ईच यानी 2 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच यानी 5 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अपना 3,80,000, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर है 40%, है ना? अब इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो, पहला पूछा इसमें
क्या पूछा है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो इसका अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इसका फॉर्मूला। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आफ्टर हो गया, 3,80,000 आफ्टर हो गया। अब इसमें से लेस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर देखो, प्रेफरेंस शेयर माइनस प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, ये रहा 2 लाख का 10%। तो अपने पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 2 लाख, इसका 10% बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने 50,000। तो ये आपके 50,000, 3,80,000 माइनस 2 लाख का 10% यानी 20,000 बट्टे 50,000। तो ईपीएस 3,60,000, इसमें भाग दे देंगे 50 का। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा अपना, इसमें भाग देंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, 7.20 पर शेयर। ठीक है, ये हो गया अपना अर्निंग पर शेयर। इसमें पहला पूछा अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर है वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, दूसरा अपन से क्या पूछा है, दूसरा पूछा डिविडेंड पर शेयर, है ना। डिविडेंड पर शेयर ये पूछा ना, डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। क्या है, क्या है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बट्टे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। अब देखो इसमें अपने डिविडेंड कितना पेड किया है, तो देखो सिर्फ इक्विटी पे देखना है कि अपने पास 5 लाख के हैं और डिविडेंड पेड और इक्विटी है 40%, है ना। तो अपने को डिविडेंड पेड निकालना पड़ेगा, तो 5 लाख का 40%, यानी कितने हो गए, 2 लाख, है ना। तो अपने पास डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर कितने हो गए, 2 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। तो ये अपना डीपीएस कितना आ गया, 5 चौके 20, तो 4 पर शेयर। ठीक है, ये हो गया अपना डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड अपने को 4, है ना, हर शेयर पर 4 रुपए डिविडेंड है वो मिल रहा है, तो डीपीएस हो गया अपना 4। ठीक है, तीसरा पूछा अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो।
डिविडेंड पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका फॉर्मूला है डीपीएस बटे ईपीएस और मल्टीप्लाई 100। ये प्रतिशत में ज्ञात होता है। डीपीएस अपना कितना 4, ईपीएस 7.20, मल्टीप्लाई 100 और अब इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका अनुपात आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से अपन ने आज के सेशन को समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से सेशन जरूर छोटा होगा लेकिन आपके लिए बड़ा ही किफायती और कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों में से एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए अपने को सारी चीज है बड़ी धैर्य के साथ समझनी है, पॉइंट टू पॉइंट समझनी है, ताकि कोई भी चीज है वो स्किप नहीं हो और अच्छे तरीके से हम उसका आंसर दे सके। क्योंकि जब अपन ने सही तरीके से पढ़ ली है तो उसका आंसर अपन सही तरीके से दे सके। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार सेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें सेशन को और शेयर जरूर करें। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की सेशन आपको लाइव इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।